गुरुवार 8 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही अपने अहम टेक्निकल सपोर्ट लेवल के नीचे फिसल गए, जिससे बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरह कमजोर नजर आया। निफ्टी 25,900 का लेवल नहीं बचा पाया और 264 अंकों की गिरावट के साथ 25,877 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 780 अंक टूटकर 84,181 पर बंद हुआ, जिससे साफ है कि दबाव सिर्फ चुनिंदा शेयरों में नहीं बल्कि पूरे बाजार में था। इस गिरावट का असर निवेशकों की संपत्ति पर भी पड़ा। एक ही सेशन में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया। सेंसेक्स के शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कुछ गिने चुने शेयर रहे जिन्होंने मजबूती दिखाई। इसके अलावा ज्यादातर बड़े शेयरों में बिकवाली हावी रही। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, टेक महिंद्रा, जीएसडब्ल्यू स्टील और विप्रो दिन के सबसे बड़े नुकसान में रहे। मार्केट ब्रेथ काफी कमजोर रही और एडवांस डिक्लाइन रेशियो करीब 1.5 रहा। इसका मतलब है कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले करीब 5 शेयर गिरावट में बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 45 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिससे ये साफ हो गया कि बिकवाली बहुत व्यापक थी और किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं थी। सभी सेक्टोरल इंडिसेस कमजोरी के साथ बंद हुए। मेटल और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव में रहे। मेटल शेयरों में तेज करेक्शन देखा गया क्योंकि ग्लोबल मेटल प्राइस में गिरावट आई। कई मेटल शेयर एक ही दिन में 8% तक टूट गए। आईटी सेक्टर भी कमजोर रहा, खासकर अर्निंग सीजन से पहले निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। विप्रो, टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसे शेयरों में अच्छी खासी गिरावट दिखी। बैंकिंग सेक्टर में भी दबाव बना रहा। निफ्टी बैंक इंडेक्स 304 अंक गिरकर 59,687 पर बंद हुआ, जिससे बैंकिंग शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग का संकेत मिला। मिड कैप शेयरों में तो गिरावट और भी ज्यादा तेज रही। मिड कैप इंडेक्स करीब 1200 अंक टूटकर 60,223 पर बंद हुआ, जिससे साफ है कि छोटे और मझोले शेयरों में ज्यादा बिकवाली हुई। कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी कमजोरी रही। खबरों के मुताबिक चीनी कंपनियों को सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेने की इजाजत मिल सकती है, जिससे इस सेक्टर के शेयर दबाव में आ गए। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कमजोर बाजार के बीच कुछ शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीब 2% चढ़ा क्योंकि बैंक ने सेविंग्स इंटरेस्ट रेट में 200 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती की। बालाजी अमीन्स में करीब 14% की तेज उछाल देखने को मिली। महाराष्ट्र सरकार से संभावित इंसेंटिव्स की उम्मीद ने इस शेयर में खरीदारी बढ़ाई। पैनासिया बायोटेक के शेयर 13% तक चढ़े क्योंकि कंपनी ने अपने डेंगू वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नीवा बूपा के शेयर 3% से ज्यादा मजबूत हुए। दिसंबर महीने में कंपनी के बेहतर प्रदर्शन से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। दूसरी तरफ जीएम ब्रूअरीज में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और शेयर करीब 8% और टूट गया। यूएस ट्रेड से जुड़े शेयरों में भी भारी दबाव दिखा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और एपेक्स फूड फ्रोजन लिमिटेड दोनों ही करीब 8% की गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार गिरने की सबसे बड़ी वजह एक नया और बेहद गंभीर ग्लोबल ट्रिगर बना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से जुड़े एक नए टैरिफ बिल को पास किया है, जिसने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। इस बिल के मुताबिक जो भी देश रशिया से व्यापार करता है, खासकर रशियन क्रूड ऑयल खरीदता है, उस पर अमेरिका 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। ये खबर बाजार के लिए बड़ा झटका बन गई। ये बिल फिलहाल ट्रंप की तरफ से पास किया गया है और अब यूएस पार्लियामेंट में जाएगा। अगर वहां से भी पास हो गया तो ये पूरी तरह कानून बन सकता है और असर तुरंत दिखने लगेगा। इस खबर के बाद सबसे बड़ा डर ये है कि इंडिया और चाइना जैसे देशों पर है। आंकड़ों की बात करें तो रशिया जितना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसमें से करीब 47% चाइना और लगभग 35 से 38% इंडिया खरीदता है। वहीं यूरोपियन यूनियन और टर्की की हिस्सेदारी सिर्फ 5 से 6% के आसपास है। अगर 500% टैरिफ लागू होता है तो इंडिया का यूएस को एक्सपोर्ट लगभग खत्म होने जैसा हो जाएगा। $100 की चीज 500% टैरिफ के बाद $600 में बिकेगी, जिसे कोई खरीदने वाला नहीं होगा। इसका सीधा असर इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पड़ेगा, जीडीपी पर दबाव आएगा और इंडिया यूएस ट्रेड सरप्लस जो करीब 45 से $50 बिलियन था, लगभग जीरो के पास पहुंच जाएगा। रेलटेल कॉरपोरेशन को 101.82 करोड़ रुपए का बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का ऑर्डर मिला है, जो पीएफएमएस सिस्टम से जुड़ा है और साल 2031 तक चलेगा। इससे रेलटेल की लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक मजबूत होगी और कंपनी की स्टेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी बनी रहेगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज पर एक बड़ा बेयरिश व्यू सामने आया है, जिसमें करीब 28% डाउनसाइड की आशंका जताई जा रही है। वजह सेमीग्लूटाइड से जुड़ी संभावित चुनौतियां मानी जा रही हैं और फिलहाल एनालिस्ट्स की राय बटी हुई है, जहां बाय, सेल और होल्ड तीनों तरह की रिकमेंडेशंस लगभग बराबर संख्या में मौजूद हैं।
गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शेयर अपने दिसंबर 2024 के हाई से अब तक 50% से ज्यादा गिर चुके हैं और ये स्टॉक अगस्त 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने के बावजूद कमजोर ग्लोबल डिमांड और प्रेशर ने इसे पिछले 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट की ओर धकेल दिया है। मिड कैप सेल ऑफ के माहौल में भी बालाजी अमीन्स के शेयर करीब 13% उछल गए हैं। इसकी बड़ी वजह महाराष्ट्र सरकार से मिलने वाली 258 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी है, जो जीएसटी बेनिफिट से जुड़ी है और कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज को बेहतर बना सकती है। रेटगेन ट्रैवल ने एस्टेक डिजिटल के साथ पार्टनरशिप करके यूनो वीवा नाम का एआई वॉइस सोल्यूशन ग्रीस और साइप्रस में लॉन्च किया है। इसका मकसद होटल्स की एफिशिएंसी और गेस्ट सपोर्ट को बेहतर बनाना है। हालांकि इस खबर के बावजूद शेयर करीब 1.28% गिरकर 677.20 रुपये पर बंद हुआ। पीएन गाडगिल ने धनतेरस पर 277 करोड़ रुपए की सेल्स दर्ज की है, जो कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी सिंगल डे फेस्टिव सेल है। इसके साथ ही दशहरा पर सेल्स 64% बढ़कर 190 करोड़ रुपए रही और ई कॉमर्स ऑपरेशंस में 138% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। गुजरात पिपावा पोर्ट के Q3 में कंटेनर वॉल्यूम्स में सालाना आधार पर 1.7% की हल्की गिरावट आई है। वहीं ड्राई बल्क कार्गो में 20.8% की मजबूत बढ़त देखने को मिली, जिससे साफ है कि कार्गो मिक्स में बदलाव के साथ कुछ सेगमेंट्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तेज सेल ऑफ देखने को मिला, जिससे करीब 8 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन साफ हो गया। सिर्फ निफ्टी ही नहीं बल्कि ब्रॉडर मार्केट पर भी दबाव रहा, जहां मेटल स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे और निफ्टी बैंक जैसे मजबूत सेक्टर में भी सेलिंग दिखी। भारत कोकिंग कोल आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट प्रीमियम में तेज उछाल देखा जा रहा है, जो 2026 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ होगा। इस आईपीओ के जरिए कोल इंडिया 10% स्टेक ओएफएस के जरिए बेचेगी और करीब 1071 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। टीसीएस के चलते आईटी स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला, क्योंकि निवेशक Q3 रिजल्ट से पहले कॉशियस नजर आए। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक FY 2027 में आईटी कंपनियों की अर्निंग्स डाउनग्रेड का रिस्क बना हुआ है, जो वैल्यूएशन पर असर डाल सकता है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की Q3 रिजल्ट्स मजबूत रहे, प्रॉफिट और मार्जिन्स दोनों में सुधार हुआ, लेकिन इसके बावजूद शेयर करीब 12% टूट गया। इसकी मुख्य वजह CEO मुकुल श्रीवास्तव का अचानक रेजिग्नेशन रहा, जिससे इन्वेस्टर्स में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। इंडिया के ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में शामिल होने से डेट मार्केट में स्टेडी फॉरेन इन्फ्लोज की उम्मीद बनी हुई है। जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में एंट्री के बाद भारत को पहले ही फायदा मिला है और ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंक्लूजन से ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन और अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। सागर सीमेंट्स ने आंध्रा सीमेंट्स में अपनी 8.14% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचने का ऐलान किया है। ये सेल 9 और 12 जनवरी को होगी और इसका मकसद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को पूरा करना है। इरेडा अपने दिसंबर क्वार्टर के नतीजे शुक्रवार को जारी करने वाली है। कंपनी पहले ही इस महीने बिजनेस अपडेट में ऑपरेशनल नंबर्स दे चुकी है, इसलिए अब बाजार की नज़र इस बात पर रहेगी कि प्रॉफिट्स और मार्जिन्स में कितना सुधार देखने को मिलता है। नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज में शुक्रवार से करीब 1.9 मिलियन शेयर्स यानी कंपनी की लगभग 2% इक्विटी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। लॉक इन खत्म होने से करीब 21.1 करोड़ रुपए के शेयर्स बाजार में आ सकते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बंसल वायर इंडस्ट्रीज में भी बड़ा लॉक इन एक्सपायरी है, जहां करीब 31.3 मिलियन शेयर्स यानी 20% इक्विटी ट्रेडिंग के लिए खुल रही है। इन शेयर्स की वैल्यू करीब 945 करोड़ रुपए है, इसलिए स्टॉक में सप्लाई बढ़ने का असर नजर आ सकता है। रेल विकास निगम को ईस्ट कोस्ट रेलवे से 201.23 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट ओडिशा के कांटाबंजी में वैगन POH वर्कशॉप सेटअप करने का है, जिसकी कैपेसिटी 18 महीनों में 200 वैगन्स की होगी। वेदांता ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से जुड़ी खबरों पर क्लैरिफिकेशन दिया है। कंपनी ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने सितंबर 2025 में एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, जिसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया है और फिलहाल स्टेटस क्वो बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को रिवाइज्ड प्रोजेक्ट कैपेसिटी के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, जो अब 704 मेगावाट ARC का है। हालांकि प्रोजेक्ट की कमर्शियल वैल्यू पहले के 1452 करोड़ रुपए से घटकर 1049 करोड़ रुपए कर दी गई है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स की जॉइंट वेंचर कंपनी एस्ट्रा रफेल कॉम्सिस को इंडियन एयरफोर्स से 275.27 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और इंस्टॉलेशन से जुड़ा हुआ है।
BHEL के शेयर्स रूटर्स की रिपोर्ट के बाद एक दिन में करीब 12% तक टूट गए। अब बाजार की नज़र ब्रोकरेज रिएक्शंस पर है, क्योंकि आगे की आउटलुक को लेकर कमेंट्री स्टॉक की दिशा तय कर सकती है। भारत फॉर्ज ने जर्मनी की एजाइल रोबोट्स के साथ MOU साइन किया है। इसका मकसद AI बेस्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को बढ़ावा देना और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और मजबूत करना है। बजाज फिनसर्व ने अलायंस SE से अपनी इंश्योरेंस कंपनीज में 23% स्टेक खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस डील की वैल्यू 21,390 करोड़ रुपए है, जिससे इंश्योरेंस बिजनेस में बजाज फिनसर्व की पकड़ और मजबूत हो गई है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को NHAI से 328 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये आंध्र प्रदेश में NH16 पर काजा फी प्लाजा के ऑपरेशन से जुड़ा है, जो 23 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। हालांकि शेयर 58.18 रुपए पर लोअर क्लोज हुआ। बाटा इंडिया के बोर्ड ने होसूर यूनिट के वर्कर्स के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को मंजूरी दे दी है। अभी स्कीम के फाइनेंशियल इम्पैक्ट और कितने एम्प्लॉयज ऑप्ट करेंगे, इस पर कोई क्लियर डिटेल नहीं दी गई है और शेयर 925.30 रुपए पर 1.14% नीचे बंद हुआ। टैनफैक इंडस्ट्रीज ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि 9 जनवरी 2026 को बोर्ड मीटिंग होगी। इसमें करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने के प्रपोजल पर विचार किया जाएगा, जो QIP, प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल इशू जैसे रूट से हो सकता है। साथ ही स्टॉक स्प्लिट पर भी चर्चा होगी। मार्केट में भारी गिरावट के बावजूद टैनफैक इंडस्ट्रीज का स्टॉक मजबूती दिखा रहा है और करीब 4,530 लेवल पर 0.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। पिछले एक महीने में स्टॉक 15% से ज्यादा, एक साल में 56% से ज्यादा चढ़ चुका है और 3 साल में निवेशकों का पैसा 5 गुना से ज्यादा हो चुका है, जिस वजह से इसे मल्टी बैगर माना जा रहा है। एलिकॉन इंजीनियरिंग के Q3 नतीजों में रेवेन्यू में 4.3% की हल्की ग्रोथ जरूर दिखी, लेकिन मार्जिन्स पर भारी दबाव की वजह से नेट प्रॉफिट 33% गिरकर 72 करोड़ रुपए रह गया। EBITDA में 23% की गिरावट और मार्जिन का 19.8% तक आना साफ बताता है कि कॉस्ट प्रेशर और प्रोडक्ट मिक्स ने इस क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी को कमजोर किया। गियर डिवीजन, जो कंपनी का कोर बिजनेस है, इस क्वार्टर लगभग फ्लैट रहा और ऑर्डर डिलेज की वजह से ग्रोथ नहीं दे पाया, जबकि MHE डिवीजन ने 16% से ज्यादा ग्रोथ दिखाकर थोड़ा। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को रिवाइज्ड प्रोजेक्ट कैपेसिटी के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, जो अब 704 मेगावाट AC का है। हालांकि प्रोजेक्ट की कमर्शियल वैल्यू पहले के 1,252 करोड़ रुपए से घटकर 1,039 करोड़ रुपए कर दी गई है। पिनाका रॉकेट सिस्टम की आज ग्लोबल डिमांड काफ़ी मजबूत है और भारत पहले ही इसे कई देशों को एक्सपोर्ट कर चुका है। L&T ने इस ऑर्डर की वैल्यू अभी डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन डिफेंस ऑर्डर का मिलना कंपनी के लिए पॉजिटिव है। शेयर के लिए 4000 का लेवल बहुत अहम है, जो फिलहाल होल्ड होता दिख रहा है। अब एक अलग सेक्टर की बात करते हैं, जहां नोवामा ब्रोकरेज ने कुछ कंज्यूमर सेक्टर के शेयरों पर अपनी राय दी है। यहां ये समझना जरूरी है कि किसी भी ब्रोकरेज की रिकमेंडेशन को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे सिर्फ जानकारी के तौर पर लेना चाहिए। नोवामा ने नेस्ले इंडिया पर बाई की राय दी है और करीब 16% के अपसाइड के साथ 2,945 का टारगेट बताया है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर भी बाई की रिकमेंडेशन है, जिसमें करीब 18% अपसाइड की बात कही गई है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को भी बाय रेटिंग दी गई है, लेकिन FMCG सेक्टर आमतौर पर स्लो मूव करता है, यानी यहां तेजी आती है लेकिन काफी धैर्य के साथ। एशियन पेंट्स लिमिटेड पर भी बाय की राय है, करीब 14% के अपसाइड के साथ। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कर्नाटका में रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने के लिए बड़ा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी टैरिफ बेस्ड बिडिंग के तहत चुनी गई है, जहां 400 किलोवोल्ट का इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम BOT मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से दावनगरे और बेल्लरी में करीब 3 गीगावाट अतिरिक्त रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने में मदद मिलेगी, जो लॉन्ग टर्म में ग्रीन एनर्जी के लिए बड़ा सपोर्ट है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ब्रोकर्स दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के फ्रेमवर्क के तहत भी कुछ एक्टिविटीज कर सकेंगे, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगा। इसका मकसद पुराने और जटिल नियमों को हटाकर कंप्लायंस को आसान और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है। सेबी ने पुराने 1992 वाले नियम हटाकर नए सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशंस 2026 लागू किए हैं। इन नए नियमों के लैंग्वेज ज्यादा सरल है, आउटडेटेड प्रोविजंस हटाए गए हैं और डेफिनेशंस को साफ किया गया है। पूरी रेगुलेशन को 59 पेज से घटाकर 24 पेज कर दिया गया है, ताकि ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स को नियम समझने में आसानी हो। आज सिल्वर में तेज गिरावट देखने को मिली, जहां ये 7311 रुपए या करीब 2.8% टूटकर 2,51,500 के आसपास बंद हुआ।
कॉपर भी करीब 2.1% नीचे रहा, जिससे बेस मेटल्स में ओवरऑल दबाव साफ नजर आया। गोल्ड लगभग स्टेबल रहा और मामूली 0.02% की बढ़त के साथ 1,38,040 के आसपास ट्रेड करता दिखा। क्रूड ऑयल में भी हल्की तेजी रही और ये 5,045 के करीब बंद हुआ, लेकिन मूवमेंट बहुत सीमित रहा। भारत सरकार चाइना से जुड़े सरकारी टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगी पाबंदियों को ढीला करने पर विचार कर रही है। हाई लेवल कमेटी का मानना है कि मौजूदा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पावर सेक्टर का एक्सपेंशन, खासकर थर्मल प्रोजेक्ट्स, प्रभावित हो रहा है। राजीव गावा की अगुवाई वाली कमेटी ने कहा है कि चाइनीज पावर इक्विपमेंट पर रोक के कारण प्रोजेक्ट्स को समय पर मशीनरी नहीं मिल पा रही। इससे लागत बढ़ रही है और डेडलाइंस लगातार आगे बढ़ रही हैं। इंडिया अगले 10 साल में थर्मल पावर कैपेसिटी को करीब 307 गीगावाट तक बढ़ाना चाहता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए कमेटी ने पावर इक्विपमेंट सप्लाई चेन को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत बताई है। इस खबर के बाद BHEL में करीब 10% की गिरावट आई, जबकि L&T, एबी और सीमेंस में भी दबाव दिखा। हालांकि फाइनल फैसला अभी बाकी है और संभव है कि कुछ सिलेक्टेड टेंडर्स में ही चाइनीज फर्म्स को अनुमति। बेस मेटल्स में कमजोरी जारी रही, जहां जिंक करीब 1.7% और नेचुरल गैस करीब 0.4% फिसला। कुल मिलाकर प्रेशस और बेस मेटल्स दोनों में बियरिश बायस देखने को मिला। आगे की बात करें तो गोल्ड के लिए 1,38,500 का लेवल बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है, जबकि क्रूड ऑयल में 5,010 के नीचे वीकनेस बढ़ सकती है। ग्लोबल क्यूज की वजह से आने वाले सत्रों में वॉलेटिलिटी बने रहने की उम्मीद है। आज 8 जनवरी 2026 को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मिला जुला लेकिन हल्का कमजोर रहा। कल के मुकाबले रुपया 89.98 से 90.02 के आसपास बंद हुआ, जहां RBI के हस्तक्षेप ने ज्यादा बड़ी गिरावट को रोक लिया। आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी मिली जुली लेकिन काफी अहम रही। FII ने आज हल्की बिकवाली की, जहां करीब 730 करोड़ रुपए का नेट सेलिंग देखने को मिला, जो ग्लोबल दबाव या प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करता है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाजार को मजबूत सहारा दिया। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने करीब 1,370 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की, जिसे गिरते बाजार में स्टेबिलिटी बनी रही। गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 25,972 पर ट्रेड कर रहा है, जो कल की निफ्टी क्लोज 25,876 से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ओवरऑल 270 पॉइंट्स या 1% नीचे है। ये दिखाता है कि मार्केट सेंटिमेंट अभी वीक है और कल की ओपनिंग भी लाइकली नेगेटिव या कॉशियस रहेगी। मार्केट ने आज 25,954 से 26,196 के बीच ट्रेडिंग की और ग्लोबल क्यूज जैसे US टैरिफ वरीज और FII सेलिंग प्रेशर अभी भी असर डाल सकते हैं। सपोर्ट 25,950 के पास है और रेजिस्टेंस 26,100 से 26,200 के बीच है, इसलिए कल सुबह ओपनिंग के लिए इन लेवल्स पर ध्यान देना जरूरी होगा।